20, तो इनके टोटल जो एज थी वो 25 ईयर्स में इनकी ये मृत्यु हो गई थी, एक्सपायर हो गए थे। तो इनकी जो है और जो इनका गए प्रोटेस्ट, तो ये आपको ध्यान है जे प्लेस इनका ध्यान रखना जहाँ पर जे दफनाए गए थे। ठीक। हिज फादर थॉमस कीट, स्टेप कीपर। तो ये को है कि इनके फादर जो थे वो क्या थे, तो ये स्टेबल कीपर थे। ठीक। और मदर है, ठीक है भाई, तो आवाज। अच्छा चलिए। क्या हमारी साउंड आ रही है आप सबको? आवाज पहुंच रही है आप सब तक? अच्छा। मीनिंग्स क्या है सर? किसका? स्टेबल कीपर। स्टेबल कीपर्स वहाँ एक पद था, उसी में जो थे। इनकी मदर जो फ्रांसिस कीट है। एजुकेशन इनका ध्यान रखना, एजुकेशन में इनका कॉलेज जे ध्यान रखना विशेष। ठीक। स्कूल इनका जो फील्ड है जे, और हॉस्पिटल लंदन जे, यहाँ पर इनकी जो प्राथमिक शिक्षा है जे आप ध्यान रखें। भाई नहीं इनका सर जी। स्टेबल कीपर में वहाँ घोड़े रहते हैं। अस्तबल। स्टेबल। कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जॉन किड वाज द एल्डर्स फॉर 4 चिल्ड्रंस। तो ये भी क्वेश्चन आई थिंक नहीं बनना चाहिए कि क्योंकि इनकी फैमिली से कोई मतलब नहीं। जी यूपीएससी का एग्जाम है, इतना इजी क्वेश्चन। स्टडीज इन स्मॉल स्कूल जो आप छोड़ दें। अप्रैल इन 1804 व्हेन ही इज द 8 हिज फादर डेड फ्रॉम। तो इनके जो फादर्स थे वो एक्सपायर हुए थे। जी आप ध्यान रखना, छोड़ दो। आगे का देखते हैं हम। ट्यूबरक्लोसिस। हाँ, इनकी जो मदर्स थी इन मार्च 1810 व्हेन ही वाज द 14 हिज मदर डेड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो एक तो इनके जो मदर थी उनकी भी जो मृत्यु हुई थी किससे हुई थी? ट्यूबरक्लोसिस थे। और जो इनके यंगर ब्रदर थे उनकी भी मृत्यु हुई थी, वो भी ट्यूबरक्लोसिस से ही हुई थी। अलग जी। फिर एक नजर तो डालनी ही है इस पे। इन 1814 व्हेन ही was 19 he is made first attempt at writing verse। तो इनको फर्स्ट अटेम्प्ट है ये हमें ध्यान रखना है विशेष कर। ठीक। तो ये इनका फर्स्ट अटेम्प्ट है रिटन वर्स है, तो ये बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं। 1815 he is the registered himself a medical student at Guy's Hospital in London। तो जो छोड़ दो। और 1816 जॉन किट रिसीव हिज अथॉरिटी लाइसेंस। तो ये आप ध्यान कर लें। 1860 जॉन किट रिसीव हिज अथॉरिटी ऑफ लाइसेंस के बाद। सेम ईयर लेंथ पब्लिश। हाँ सेम ईयर राइट हैंड इज पब्लिश्ड किट सोनेट। इनका जो सोनेट है ये आप ध्यान रखें। हिज द मैगजीन, जो इनकी मैगजीन एग्जाम जो इसकी मैगजीन है ये आप ध्यान रखें। मैगजीन का नाम पूछ लेते हैं विशेषकर। इट वाज द फर्स्ट वर्क ऑफ प्रिंटेड। जो इनका फर्स्ट वर्क प्रिंटेड था, आप जॉन किट साहब का जो फर्स्ट वर्क प्रिंटेड था वो यही था, ये आप ध्यान रखें, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट बन रहा है हमारा। 1817 कम
द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम विच इंक्लूड, जो 1817 में जो है कम द फर्स्ट वॉल्यूम पोएम्स विच इज, जिसमें इसको जो हमारी जो है 1817 है, इसमें क्या हुआ था, कम द फर्स्ट वॉल्यूम पोएम विच इज इंक्लूड, इसमें कौन कौन सी पोएम इंक्लूड की गई थी बन रही, ये हमारी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जिसमें हमारी ओड ऑन ग्रेशियन अर्न है वो 4 पोएम है, 4 पोएम का कलेक्शन है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आई स्टूड स्लीप एंड पोएट्री ऑन फर्स्ट लुकिंग, तो ये आप केवल पढ़ लें, वो हमारे जो सिलेबस में नहीं है उसको ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। जो इनका जो ब्रदर थे, यंगर ब्रदर, वो एक्सपायर हो। अब ये हमारे जितने हैं ये वर्क्स हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट बनते हैं, क्योंकि ये एक साथ में पब्लिश हुए ईयर 1890 बास द ईयर्स ऑफ इज द ग्रेट ऑड, इसमें इनके ग्रेट ऑड जो है वो आए थे, ऑड ऑन ग्रेशियन अर्न, ऑड ऑन indulgence, odd on the melancholy, odd to a nightingale, and odd to fresh। तो ये आए थे, तो ये हमें ध्यान रखने हैं, जो 4 है 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 बंदा है। ओड टू ऑटम वाज द लास्ट टू बी रिटन। अब यहाँ से पूछा जा सकता है कि ओड टू ऑटम जो है किस जो इनका कलेक्शन आया हुआ 1819 में, इनकी लास्ट पोएम कौन सी है, ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। और फर्स्ट कौन सी है ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट तो हमारी वही है जो हमारे सिलेबस में है, तो इसको तो हमें विशेष ध्यान देना है। 1819 कीट ट्रोट एंड इवन ऑफ स्टेन्स, लावेला डेमसेंस मर्सी है, तो लावेला डेमसेंस मर्सी भी हमारे सिलेबस में है ना। हाइपेरियन है, ये नहीं है, ये हमारे सिलेबस में है बस। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कब पब्लिश हुई, कब ये लिखी गई। परफॉर्मेंटल, तो ये एक पॉइंट ध्यान रखना 1919 वाला, इट वाज इंग्लिश टू फेरी ब्राउन। द फाइनल वॉल्यूम कीट लिव टू सी लेमिया इसाबेला और इवन ऑफ, ये है फाइनल वॉल्यूम में। फाइनल वॉल्यूम में देख लेना इनकी बायोग्राफी, ठीक है, ये इतना ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट है। His desire to roam यहाँ से नोट कर ले। All work Keats was published in 3 years from 1870 और टू 1820 में। तो ये वर्क आपको ध्यान रखना है कि ऑल इनके वर्क हैं जो कब पब्लिश हुए, 3 इयर्स के बीच में ही इनके सारे वर्क जो है पब्लिश हुए, ठीक। और किस में हुए, प्लैंकटन इज पॉपुलर, जो ब्लैकवुड है जो मैगजीन का नाम है। तो ये मैगजीन का आप ध्यान रखेंगे, जो इनके वर्क सबसे ज़्यादा किस में पब्लिश्ड हुए, तो जो मैगजीन का नाम आपसे पूछ सकते हैं कि मैगजीन का नाम क्या था, ठीक, ब्लैकवुड जो मैगजीन थी उसमें ये पब्लिश हुए थे। कीट ग्रुप हंट, और जो है मैगजीन एंड कीट ग्रुप हंट हैजलेट कीट, तो ये इनका एक ग्रुप था, 3
राइटर्स हैं। कोकनी पोएट, अच्छा इनको कोकनी पोएट भी कहा जाता है क्योंकि ही इज द लैक ऑफ एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल। तो इनको ये आप ध्यान रखें, देखिए यहाँ से क्वेश्चन कई क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पहली बात तो इनके जो वर्क है वो किस मैगजीन में पब्लिश हुए, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद इनका जो ग्रुप बन रहा, इन ग्रुप में कौन है। अच्छा एक चीज और बताए, जॉन कीट साहब ने कभी क्या क्या लैक डिस्ट्रिक्ट की भी इन्होंने जर्नी की है, या जो लैक डिस्ट्रिक्ट गए थे तो कब गए थे? किसी को अगर पता है तो बता सकता है। ये लेक स्टेट में नहीं थे। लैक डिस्ट्रिक्ट नहीं गए, लैक डिस्ट्रिक्ट गए हैं, गए हैं। एक बार इन्होंने लैक डिस्ट्रिक्ट स्विट्जरलैंड, हाँ स्विट्जरलैंड ही है, वहां जो गए हुए हैं। अभी आगे है, हम आपको बताएंगे। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, ठीक। इनकी जो एजुकेशन फॉर्मल राइमिंग है, तो ये क्वेश्चन आपको लो डिक्शन, तो ये वाला तो नहीं इम्पोर्टेंट, लेकिन मैगजीन भैया ये नहीं आप भूलेंगे, मैगजीन का नाम तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। कीट द मेजर वर्क पोएम, तो जो इनके मेजर वर्क हैं इनको आप पढ़ सकते हैं, अपने आप ही पढ़ सकते हैं। इनमें जो मेन वर्क है, बस हमारे काम का वही है जो हमारे सिलेबस में है। बाकी अदरवाइज कभी कभी वर्क ऐसा है कि पूछ लेते हैं कि वर्क इनमें कौन सा नहीं है या कौन सा वर्क इनका है, एक वर्क अलग से दे देते हैं। तो ये हमारा ध्यान रखना है कि टू ग्रेसियन अर्न तो हमारे सिलेबस में ही, तो इसको ध्यान रखना है, इसकी डेट ध्यान रखनी है। और जो इनके वर्क दिए मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, तो उसमें जो केवल वर्क आपको पढ़ लेने हैं एक बार। इवन जो इनके वर्क दिए हुए जो छोड़ो, और क्या रह गया, जो सब वर्क किया है इनके टू बी नोटेड, यहाँ से हम नोट कर लेंगे, ठीक। यहाँ से विशेष हम ध्यान रखेंगे। ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न वाज रिटन इन, तो ये कब लिखा गया, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न है वो कब लिखा गया, मई 1819 में। फर्स्ट पब्लिश्ड एनॉनिमसली इज इन एनल ऑफ फाइन आर्ट्स ऑफ 1819। तो ये क्वेश्चन हमारा समझ लीजिए कि आप बिल्कुल, आपके लिए कितने स्टार हो सकते हैं आप यहाँ पर लगा लीजिए, और इस क्वेश्चन को बिल्कुल रट डालिए, बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक। जो ओड ऑन ग्रेसियन अर्न है कब पब्लिश हुई, किस में पब्लिश हुई, तो एनल ऑफ फाइन आर्ट फॉर 1819, ठीक। तो ये डेट आप ध्यान रखें। तो पब्लिकेशन डेट है जो ये आती है, पब्लिकेशन डेट 1820, जो ध्यान रखें। दिस ओड इज वन ग्रेट ओड इन 1819 which also include the odd and indolence। odd on, तो ये odd जो पहले ऊपर हम बता चुके हैं, तो इन्हीं में इनका एक ग्रुप था, ये एक साथ ही ये पब्लिश हुए थे, ठीक। तो इनको ध्यान रखेंगे, जो ऊपर हैं। अब जॉन किड वाज इंस्पायर्ड टू राइट द पोएम आफ्टर रीडिंग 2 आर्टिकल्स। तो जॉन किड साहब को जो इंस्पायर करते हैं वो कौन सी है, 2 आर्टिकल्स बाय इंग्लिश आर्टिस्ट एंड राइट बेंजामिन, ठीक है। तो ये दोनों हमें ध्यान रखने हैं कि कौन से वर्क इनको एक्सपायर करते हैं लिखने के लिए। किड्स आइडियाज द यूज द क्लासिकल ग्रीक आर्ट,
तो इन्होंने क्लासिकल ग्रीक आर्ट का तो सबसे ज़्यादा यूज किया है। तो क्लासिकल जो ग्रीक आर्ट है उसको कौन सी आर्ट बोली जाती है? ग्रीक की जो आर्ट है उसे क्या बोला जाता है? हेलिकन, कुछ ऐसे हेलिकन ही है, यही है। मेटाफोर ओरिजिन राइट टू हायर of 9 May 1609 Greek sacrifice। हाँ, अब इसमें क्या करते हैं, अब यहाँ पे दिया गया है कि इसका जो फर्स्ट स्टेंजा है, इसमें कितने स्टेंजा है? टोटल कितने हैं? कितने स्टेंजा? ऑड ऑन आ ग्रेशियन अर्न है, वो कितने स्टेंजा में लिखी गई है? हेलो, आवाज नहीं पहुंच रही? हेलो, आई थिंक आवाज नहीं पहुंच रही ना? आ रही है वॉइस क्लियर आ रही है सर आपकी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो कुछ जो पूछ रहे हैं वो आप आंसर तो बता ही दे। जो फर्स्ट आर्टिकल है, ये इसमें कितने एक्ट हैं, मतलब कितने पार्ट्स में इसको लिखा गया? ऑड ऑन आ ग्रेशियन अर्न 5 स्टेंजा है, इसमें कितने स्टेंजा के हैं? 5 स्टेंजा की है। तो फर्स्ट स्टेंजा जो है वो हाइपेरियन डिस्क्राइब द ग्रीक सेक्रीफाइस एंड द, जो पहला स्टेंजा है उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि जो पहला स्टेंजा है उसमें किसका वर्णन किया गया है? तो ग्रीक जो है शिप की बात की गई है। ठीक, तो जो पहला स्टेंजा है उसमें ये हमारा वर्णन किया गया कि वो आर्ट है उसके बारे में बताया गया। सेकेंड स्टेंजा में कंसिस्टेड टू आर्टिस्टिक स्टाइल, तो उसकी स्टाइल के बारे में शो करता है। और मेडिवल स्कल्पचर्स, अच्छा, और उसकी टेक्निक के बारे में भी बात करता है कि वो किस टाइप की टेक्निक बनी हुई है, क्या उसकी प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग वर्ड के बारे में बात करता है। 10 लाइन्स स्टेंजा बिगिन। अब इसमें अलग अलग स्टेंजा जो दिए हुए हैं, तो रैम की आई थिंक रैम नहीं पूछनी चाहिए क्योंकि इसकी जो रैम है वो सभी अलग अलग स्टेंजाओं में दी हुई है। ठीक, इनटू 10 लाइन्स एक लाइन्स हमारी बन रही है। बिगिनिंग विद द ए बी ए। तो रैम स्कीम में फिलहाल देख लें, काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसकी अलग अलग है, ये नहीं पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक, मिल्टोनिक सिस्टर्स, तो अब ये पूछा जा सकता है कि जॉन केट्स आपका कौन सा ऐसा वर्क है जो मिल्टोनिक सिस्टर्स से में है, तो ये आप ध्यान रखें। फर्स्ट एंड 5 स्टेंजा की जो राइम स्कीम है, यानी फर्स्ट टू 5 यानी पहले वाले स्टेंजा की ये राइम स्कीम है। सेकेंड स्टेंजा की ये है, फर्स्ट वाले की है सी डी ई सी डी सी ई, सेकेंड वाले की है सी डी ई डी। तो आई थिंक जो 4 लेटर जो पहले के हैं सी डी ई डी, नहीं डिफरेंसेस हैं। ये आप ध्यान रखें सर। ये तो मिल्टोनिक वाला जो है पैटर्न, मिल्टोनिक पैटर्न यूज किया है, सी डी ई सी डी सी डी। हाँ, तो लिखा है ये क्या है? तो जी जी जी। तो इसमें 3 और 4 जो है, थर्ड और फोर्थ स्टेंजा है जे एक में ही लिखे हैं जे।
एक्सटर्नल हो गया। और फर्स्ट स्टेंजा जो है, फर्स्ट स्टेंजा में क्या करता है कि स्पीकर स्टैंड बिफोर इन एन एशियंट ग्रीन अर्न एंड उसको एड्रेस करता है, किसको, जो अर्न है उसको एड्रेस करता है। ही द प्रोसिक्यूटेड, और उसकी जो पिक्चर्स है उसके बारे में बात करता है। इट इज स्टिल अनरेस्ट ब्राइट द क्वाइटनेस। तो जब पोएम जब पढ़ाएंगे तब इसको हम बताएंगे। अभी पोएम अभी ऑन इज ब्लाइंडनेस वो रह गई, पैराडाइज लास्ट की, वो पढ़ाने के लिए रह गई, मुझे ध्यान नहीं रहा। चलो उसको कल देखते हैं जो दोनों पोएम। और तुझे हमारे स्टेंजा की लाइन है, तो ये लाइन भी ध्यान रखें क्योंकि कभी कभी होता है कि लाइन पूछ लेते हैं। फॉरेस्टी चाइल्ड या फॉरेस्टी चाइल्ड एंड साइलेंस एंड स्लो टाइम, तो ये लाइन पूछ लेते हैं कि ये लाइन किसमें की है। तो जो फर्स्ट स्टेंजा की है, सर ही आल्सो द फॉस्टर चाइल्ड का मीन्स क्या है? फॉस्टर चाइल्ड मीन्स, फॉस्टर चाइल्ड का मतलब होता है जंगली, जैसे जंगल में कोई पला बड़ा हो, उस टाइप के। हाँ, पास्टोरल जिसको कह सकते हैं। जी सर। यहाँ पर है ही आल्सो डिस्क्राइब इन आर्म द हिस्टोरियन, उसको एक हिस्टोरियन के रूप में बात करता है। तो ये जब पोएम पढ़ेंगे तब हम बिल्कुल लाइन बाय देख लेंगे। और ये यहाँ पे वंडर्ड देयर स्टोरीज क्लूड परस्यूट, ये सब उसमें है। की बात करते हैं, इसमें पिक्चर्स है, उसके टाइम की बात करता है। यंग मैन प्लेइंग पेपर्स की बात करता है, जो उसमें छपे हुए हैं उन वो बजा रहे हैं उनकी बात करता है। ग्लेड, तो ये यहाँ से जब हम डिटेल्ड करें तो वहीं से ज़्यादा समझ में आएगा। थर्ड वाला स्टेंजा है नेवर सीड, जो उसकी पत्तियां हैं वो हमेशा वैसे ही रहेंगी, वो कभी उनमें पतझड़ नहीं आएगा, क्योंकि जैसे हैं वो वैसी ही रहेंगी। और वो जिस तरीके से खुश हैं वो हमेशा हैप्पी ही रहेंगी। जो वहाँ के बजाने वाले हैं सिपर्स, वो भी वैसे ही रहेंगे, वो कभी बदलेंगे नहीं। तो ये सब उसमें थर्ड स्टेंजा में शो करता है। तो इनको तो हम जब डिटेल्ड करेंगे तो हम कर लेंगे, ठीक। तब तक इनको फोर्थ स्टेंजा की बात करता है। फोर्थ स्टेंजा में एक सेक्रीफाइस सीन होता है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेक्रीफाइस सीन किस में है। तो फोर्थ स्टेंजा में सेक्रीफाइस होता किसका है, तो यहाँ पर होगा हाइफर का। हाइफर में क्या होता है, HEIFER, हाइफर मीन्स क्या होता है, वो किसको सेक्रीफाइस करने के लिए, बछिया सर, बछिया होती है, गाय की बछिया। हाँ उसको सैक्रिफाइस के लिए ले जाए। कभी कभी काऊ भी लिख देते हैं, ये ध्यान रखना। काऊ करके भी क्वेश्चन आ सकता है, इसका बदल सकते हैं। ओके सर। मोस्टली बुक्स में काऊ ही मिलता है। जे और ये शब्द हमारी है पोएम का, तो ये हमें ध्यान रखना, उसको काऊ ना देकर हाइफर दे दे। और उसमें खुद से पेयर करता है। ब्यूटी इज ट्रूथ इज, अब क्या है यहाँ पर देखिए, ब्यूटी इज ट्रूथ इज ब्यूटी, द स्पीकर से दैट इज द होली ओनली थिंग्स, और उन वस्तुओं की बात करता है किनकी, अर्न, जिसमें अर्न नो, वो जानता है कि एंड द ओनली थिंग्स इट नीड टू नाउ, जो उसकी आवश्यकताओं की बात करता है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट। और जो लैक डिस्ट्रिक्ट में गए हैं वो 80 में है शायद। रुकिए 1 सेकेंड, जरा
चेक कर लें कहाँ पर लिखा हुआ है, हमने उस क्वेश्चन को मेंशन किया हुआ है। और जॉन कीट साहब भी हैं, ये रोमांटिक एज के ही हैं। तो और इनके जो रोमांटिक एज के और कितने कैंडिडेट्स हैं जो सर रोमांटिक एज के थे शैली है, कीट्स हैं, और एक और है, मिल्टन है सर। शैली, कीट्स और मिल्टन। नहीं मिल्टन कैसे होंगे रोमांटिक एज के? प्योरिटन इसमें ऐसे ही होता है। मिल्टन तो नहीं है जी जी सर, अभी। मिल्टन नहीं है, वन पर शैली और कीट्स। हाँ शैली, हाँ कीट्स एंड बायरन, बायरन से, सर। हाँ बायरन है, बायरन। शैली, कीट्स एंड बायरन। अभी 1 मिनट के लिए जरा शैली की अभी हम बता रहे हैं, वो हमने कहीं पर मेंशन किया है इसमें, आई थिंक इसमें नहीं है। अभी हम बता रहे हैं, जस्ट वेट अ मिनट। ये देखिए, ये आपको कीट 31 अक्टूबर 1775 में हुए थे एट द सेकेंड पोएट। तो ये रोमांटिक पोएट की सेकेंड जनरेशन के रोमांटिक पोएट है, ठीक है। तो इनमें से जो सेकेंड जनरेशन, अब ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है कि वो सेकेंड जनरेशन कौन है। अब इनमें से आपको पूछा जा सकता है कि कौन है। 1 मिनट। तो ये है, देखिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड बायरन है, शैली है और जॉन कीट साहब, ठीक। पब्लिश द लिस्ट है। तो इनकी देखिए, इनकी मृत्यु जो होती है वो कैसे होती है? ट्यूबरक्लोसिस से। ट्यूबरक्लोसिस इनके घर, इनकी मदर्स भी है और यंगर ब्रदर भी है और ये भी है। तीनों लोगों की मृत्यु ट्यूबरक्लोसिस से ही होती है, एज 25 की एज में। और ये क्वेश्चन आप यहाँ से देख, ब्रदर ब्रदर रोड, तो ये आप देख लीजिए, ये यहाँ से दिख रहा होगा, और कहीं नहीं। और हाँ, और ये क्वेश्चन और भी आपको हमें बताना है, बस थोड़ा आई थिंक कहीं पर है। ये देखिए, जो पर्सनल एसेस में लिखा हुआ है, इन समर 1880 ही मैं किड वेंट टू वॉकिंग टूर इन लेक डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे कंफ्यूजन करने वाला ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये लेक डिस्ट्रिक्ट, देखिए ये भी गए हैं। अगर मान लीजिए वर्ड्सवर्थ नहीं दिए हैं तो फिर काफी काफी क्वेश्चन हो जाएगा, कि टफ क्वेश्चन हो जाएगा कि लेक डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हैं तो हमारे वर्ड्सवर्थ साहब हैं, लेकिन जॉन कीट भी हैं, ठीक। और ये कब गए, तो ये डेट और ये प्लेस इनका हमें ध्यान रखना है। स्कॉटलैंड में जो पड़ता है हमारा, ये डेट हमें ध्यान रखना है, ठीक। बस इतने ही है, बाकी आपको पीडीएफ हम सेंड कर देंगे और जी आप बैठ के पढ़ लेना। बाकी मेन क्वेश्चंस हमने सब डिस्कस कर लिए हैं। Tries to pattern design in surface or something embossed, ये कहलाता है। ये मीनिंग ध्यान रखें, इसका कभी कभी पूछ लेते हैं। embossed क्या होता है? To rise the pattern and design to surface of something, तो किसी के ऊपर बनी हुई डिजाइन, इसके ऊपरी भाग में यहाँ पर बनी हुई डिजाइन को जो हम कहते हैं। एम्बोज मीन्स जो चीजें चित्रकारी की जाती हैं उन्हीं को ना कहते हैं चित्रकारी नहीं, emboss। उसका सरफेस,
उसके सरफेस पे बनी हुई, सरफेस की बात कर रहा है यहाँ पे, ये ध्यान रखें। जी और जो उसके डिजाइन कपड़ों वपड़ों पे डिजाइन वगैरह बनी होती है, वो पता नहीं क्या लिखा हुआ। एम्ब्रॉयडरी सर, कढ़ाई जो होती है। कढ़ाई होती है, उसकी बात करता है। और इसमें टोटल लाइन कितनी है? वो 15 लाइन है। फर्स्ट स्टेंजा ये सब हम बता चुके हैं, बाकी और ज्यादा कुछ नहीं। अभी कोई जाए नहीं, 1 मिनट।